माँ ने हर वो कोशिश किया जिससे मैं खुश रहूं। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, क्योंकि दोनों का प्यार माँ से मुझे एकदम परफेक्टली मिलता था। कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन मेरी जिंदगी में अचानक ऐसा समय आया जब भगवान ने मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मेरी लाइफ, मेरी दुनिया, मेरे जो भी गोल थे वो सब माँ से जुड़े हुए थे। तो भगवान ने उस माँ को ही मुझसे छीन लिया। वो समय था सितंबर 16 2020 का। 2020 में 16 सितंबर को विश्वकर्मा था। उसके बाद वाले दिन 17 सितंबर के दिन माँ ने मुझे और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि मानो मेरी दुनिया पूरी तरह से हिल चुकी है। ना मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना पीछे जा पाऊंगा। मानो उस दिन मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। मेरे मन में ना कोई सवाल थे ना जवाब, बस एक ही पुकार थी, माँ। लेकिन उस दिन मैंने अपनी माँ को भी हमेशा के लिए खो दिया। जब पापा इस दुनिया से गए थे तब मुझे ऐसा दर्द नहीं हुआ था जब उस दिन माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। क्योंकि आपको पता होगा कि माँ हमेशा बच्चों की परछाई बन के रहती है। कभी उन पर आँच नहीं आने देती, कभी तकलीफ नहीं होने देती। आप खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चों को खिलाती है। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि पिताजी के देहांत के बाद उनके सारे क्रियाक्रम खत्म हुए। उसके बाद मामू घर के लोगों ने मुझे और माँ को अपने साथ लेके चले गए थे। तो जब हम लोग मामू घर पहुँचे उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर हम लोग कितने दिन रुके और कब हम लोग वापस घर आए, आज की इस वीडियो में हम बाकी सारी बातों का जिक्र करेंगे। चलिए अब हम आगे की स्टोरी को सुनते हैं। दोस्तों, उस वक्त हम लोग जब मामू घर पहुँचे तो मामू घर जिस दिन पहुँचे उस दिन मामू घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब हम लोग पहुंचे बहुत ज़्यादा लोग रो रहे थे, सब माँ भी रो रही थी, बाकी सारे लोग भी रो रहे थे। तो उसके बाद सब लोगों ने मिलके सबको चुप कराया, माँ को भी चुप कराया। उसके बाद हम लोग 2008 में मामू घर गए। उसके बाद 2009 बीता और जब 2010 आया तब माँ ने सोचा कि अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि मामू घर में ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। तो माँ ने इन सब के बारे में दादाजी से बात किया, क्योंकि माँ ने ये डिसाइड किया था कि अब हम लोग सीधे वहाँ जाएंगे जहाँ पिताजी के क्रियाक्रम हुए थे, जहाँ एग्जैक्टली हमारे घर है। क्योंकि पहले हम लोग दूसरी जगह रहते थे, वहाँ पे अंकल आंटी रहते हैं। तो माँ ने डिसाइड किया कि अब उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हम लोग अकेले रहेंगे। तो जब ये बात दादाजी को पता चली तो दादाजी मना कर रहे थे, लेकिन माँ की जिद की वजह से उन्हें भी हाँ करना पड़ा। तब बात आई 2011 की। माँ ने किसी तरह से दादाजी को मना लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक दिन फिक्स किया कि उस दिन जाएंगे हम लोग के घर। दिन फिक्स किया, उससे पहले हम लोग अंकल आंटी को नहीं बताए थे कि हम लोग डायरेक्ट हमारे घर जा रहे हैं, आप लोगों के पास नहीं। तब उस वक्त अंकल और आंटी थोड़ा माँ से गुस्सा भी हो गए थे, क्यों कुछ दिनों तक बात भी नहीं किया था सही से, क्योंकि माँ ने अकेले डिसाइड किया था, उनसे बात भी नहीं किया था कि हम लोग अब वहाँ जाएंगे डायरेक्ट घर, आप लोगों के पास नहीं जाएंगे, कि आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई थी। तब माँ ने घर आने का कन्फर्म प्लान बना लिया। माँ ने दादी और दादाजी से बात किया कि चलो अब हम लोगों को घर पहुँचा दो। तब एक दिन डिसाइड किया और दादी माँ हमारे साथ आई। दादी कुछ दिनों तक हमारे घर में भी रुकी थी। तो हम लोग उस दिन घर आए तो घर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि दूसरे लोग यूज कर रहे थे घर को। तो एक बड़ा घर था, उसमें 2 रूम का था और एक सिंगल रूम का एक घर था। तो टोटल 3 रूम का घर था। तो एक घर तो साफ सफाई किया हुआ था, उन लोगों को पता नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं। जो घर तो साफ सफाई किया हुआ था उस घर में हम लोग रुके, और जो दूसरा वाला घर था उसमें बैल वगैरह रखते थे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब पड़े हुए थे। तो उतना उस वक्त पैसा भी नहीं था माँ के पास कि वो घर को ठीक करे और उसमें भी रहने लायक कुछ जैसे सामान वगैरह होता है उसको रखने के लिए उसको तैयार करे। तो लेकिन उस वक्त पैसे भी नहीं थे तो कुछ कर नहीं पाए। कुछ दिन बीता, उसके बाद माँ ने अकेले उस घर को ठीक करने के लिए थोड़ा थोड़ा काम करने लगी। जो कुछ गड्ढे बने हुए थे दीवार पर, ज़मीन पर, उनको माँ ने मिट्टी भर के थोड़ा सा ठीक किया। उसके बाद मामू सिविल का मिस्त्री है, मतलब कि जोड़ाई वगैरह करते हैं। तो मामू को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, घर को कुछ ठीक करना है थोड़ा सा, तो आप लोगों को 2-3 दिन आना पड़ेगा और 2-3 दिन रुक के यहाँ पे सब कुछ ठीक करके आप लोगों को जाना होगा। तो मामा ने भी बोला कि हाँ जाएंगे, बताना कि कब जाना है। तब माँ ने उसी वक्त कहा कि तुम्हें जब भी टाइम मिले, कल या परसों अपना टाइम निकाल के आ जाओ। तो मामू ने बताया कि कुछ चीज़ों का भी ज़रूरत होगा तो उन्हें भी मंगवा लेते हैं, लेकिन माँ के पास पैसे नहीं थे। तो माँ
लेकिन माँ के पास पैसे नहीं थे। तो माँ ने ऑनेस्टली बता दिया कि ऐसा ऐसा बात है, पैसा भी नहीं है, अभी कुछ मंगा भी नहीं पाएंगे। तो उस वक्त मामू ने ही पैसा दिया था थोड़ा सा। एक गाड़ी ईंटा मंगाए थे और मिट्टी से जुड़ाई किया हुआ था। तो मिट्टी वहीं से जुगाड़ किया हुआ था। तो मामू लोग जब आए तो उसके बाद मिट्टी और ईंटों से जुड़ाई किया, घर को थोड़ा ठीक ठाक किया रहने लायक। उसके बाद साफ सफाई हुआ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन माँ के लिए इतना आसान नहीं था वो सब करना, क्योंकि खाने के लिए अब अनाज भी चाहिए और पैसे भी चाहिए, क्योंकि राशन वगैरह खर्चा, बहुत सारा खर्चा होता है। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी, क्योंकि एक दिन तो नहीं है, कोई अगर मदद भी करेगा तो 2-4 दिन के लिए करेगा, क्योंकि लोग अपना देखेंगे या फिर आपको संभालेंगे। इसीलिए माँ ने डिसाइड किया कि अब हम लोग खेती करेंगे। तो वो साल तो बीत गया, जब हम लोग घर आए वो साल तो बीत गया। दूसरा साल खेती का जब टाइम आया, आषाढ़ महीना का, उस वक्त माँ ने सोचा कि अब हम लोग खेती करेंगे। तो हमारे गांव में धान का खेती होता है, तो आषाढ़ महीने में सब कुछ चालू हो जाता है खेती करने का। जब सीजन आया, आषाढ़ महीना आया, वो धान का बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो माँ ने गाँव के एक दादाजी से उधार भी लिया था। कुछ रुपए थे, उस वक्त 1700-1800 लगभग था। उससे कुछ धान का बीज खरीदा और एक घर से धान का बीज उधार लेके बोया हुआ था, ताकि अगर कुछ चारा कम पड़ जाए तो उससे मेंटेन हो जाएगा। तो माँ ने गांव के एक घर से थोड़ा अनाज भी, जो धान का बीज है, वो भी उधार लिया था और बोया था। तो जब उस साल खेती किया, उसके बाद जब उन अनाजों को घर लाए, घर लाके जैसे उससे झाड़ना भी पड़ता है, झाड़ के घर के अंदर लेके गए। उसके बाद कुछ बोरा धान को बेच के, और जिनसे पैसा उधार लिया था, जिनसे धान भी उधार लिया था, उनसे वो सब लौटा दिया। तो उस वक्त हम लोगों के घर में थोड़ा अनाज भी आ गया, तो उससे थोड़ा बेच भी दिए, और बाकी अनाज को जैसे उबाल के, छान के और चावल बना के और खाने लायक बनाया। कुछ धानों को चावल बनाया और 1-2 साल बीता। फिर 2014 का वो समय आया जब मुझे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। मैं 6th क्लास में एडमिशन लिया गांव के स्कूल में। उस वक्त 6th क्लास तक मैं उठ गया था, क्योंकि उस वक्त स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली क्लास ऊपर उठा देते हैं, इसीलिए मैं 6th क्लास तक चला गया था। 6th क्लास का वो जो मार्कशीट लिया, टीसी लिया, वो टीसी लेके और हम लोग के घर में आके गांव के स्कूल में जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे जमा किया वो टीसी, जो सर्टिफिकेट होती है स्कूल की, वो जमा किया और 6th क्लास में एडमिशन लिया। उसके बाद हम लोगों का कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। हम लोग खुद ब खुद खेती करने लगे, कुछ लोगों को काम पे रखे, पैसे दे के काम पे रखते थे। काम के जो दिन काम करते थे वो लोग उस दिन के पैसे लेते थे। धीरे धीरे मैं भी बड़ा होता गया, तो मैं भी घर के कामकाज को थोड़ा थोड़ा समझने लगा, काम को करने लगा, माँ के साथ काम में साथ देने लगा। और मैं जब 9th क्लास तक आया, उसके बाद माँ ने मुझे पहली बार कहा था, इतना दिन कभी नहीं कहा था कि बेटा तुम पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो कि आगे चल के कुछ कर पाओगे, इससे पहले कभी नहीं बोला था। तो 2019 जब ख़त्म होने वाला था, दिसंबर महीना था, उस वक्त माँ ने बताया कि अब तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, तो अब तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि माँ को बहुत सारे ताने सुनाते थे लोग कि इसका लड़का पढ़ भी पाएगा, ऐसा करता है, घूमता है, दोस्तों के साथ मैं उस वक्त काफ़ी घूमता था। तो माँ ने ऐसे बताया। और जो मेरे क्लास फ्रेंड है, घर के बगल में ही क्लास फ्रेंड है, और उनके पिताजी ये सब बोल रहे थे माँ को कि आपका लड़का पढ़ नहीं पाएगा, ऐसा वैसा, बहुत कुछ फलाना डिमका, बहुत कुछ सुनाते थे। तो माँ ने एक रात मुझसे बात किया। वो दिसंबर का महीना था, 9th क्लास में था। 9th क्लास का एग्ज़ाम डेट निकला हुआ था, जनवरी को था एग्ज़ाम, और दिसंबर में माँ ने कहा मुझे कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे लोग कि तू कर नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, अच्छे से पढ़ो, लोग ताने जो सुना रहे हैं कहीं उन लोगों की बात सच ना हो जाए। पता नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा था कि मैं दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घूमता था, लेकिन फिर अचानक मुझे ऐसा फील हुआ उस बातों से। उस दिन जो रात में बात किया माँ ने मुझसे, उस दिन के बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं 9th क्लास का एग्ज़ाम तो जैसे तैसे दे दिया, लेकिन जब 10th क्लास आया उसके बाद भी मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। उस वक्त माँ ने जो रात में बात बताई, वो बात मेरे अंदर शायद बैठ चुका था, लेकिन फिर भी 6 महीने तक मैं दोस्तों को नहीं छोड़ा था। 10th क्लास में मैं 5 से 6 महीने तक ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमता रहा। मैंने इससे पहले कभी ट्यूशन नहीं लिया था, लेकिन 10th क्लास शुरू जब से किया था
उसी दिन से मैंने ट्यूशन शुरू कर दिया था, मैथ और साइंस का। तो मैं ट्यूशन तो डेली टाइम पे चला जाता, ट्यूशन से आके घर में पढ़ाई नहीं करता। उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, मुझे दोस्तों के साथ घूमना बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत इंजॉय करते थे। कभी खजूर खाने चले जाते थे, कभी आम खाने चले जाते थे, कभी ऐसे खेलने चले जाते थे, कभी क्रिकेट खेलने चले जाते थे। मतलब कि घर में रहता ही नहीं था। ट्यूशन के टाइम ट्यूशन जाता, घर आता, फिर खेलने जाता, स्कूल जाता, फिर आके ट्यूशन जाता, आके फिर खेलने चला जाता। ऐसा ही करता, मेरा डेली रूटीन बन गया था। लेकिन जब 6 महीना ट्यूशन करने के बाद ट्यूशन मास्टर ने टेस्ट लेने की बात कही कि अब तुम लोगों का संडे टू संडे टेस्ट लिया जाएगा कि आप लोगों को कितना आता है, कितना नहीं, कितना सीखा, आज तक 6 महीना मैंने पढ़ा लिया तो आप लोगों ने क्या किया, घर में क्या करते हो, उन सब का टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि हर संडे एक छोटा सा एग्जाम लेगा, एक संडे लेगा मैथ का एग्जाम, दूसरा संडे साइंस का एग्जाम। उस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन हो गया क्योंकि सब बच्चे तो पढ़ते थे लेकिन मैं नहीं पढ़ता था, मैं घूमता रहता था। तो उस वक्त जो मन में अजीब सा फील हुआ कि अगर हर संडे टेस्ट लेगा तो अगर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा तो या दोस्तों के साथ भी बेइज्जती होगी और मास्टर भी बोलेगा कि तुम लोग 6 महीने से क्या कर रहे हो, घर के पैसे बर्बाद कर रहे हो। और ये बात मेरे ऊपर एग्जैक्टली बैठती है कि घर के पैसे बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि हमारे घर में उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था। क्योंकि माँ किसी तरह से मैनेज करके कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ट्यूशन फीस को भर देती थी और उधर से भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था, क्योंकि जो धान लगाते थे उसको थोड़ा थोड़ा बेचते थे कभी कभी, क्योंकि राशन के लिए वही एक सोर्स था। और माँ मंथली, जब पिताजी गुजर गए थे उसके बाद एक पेंशन बना दिया था लोगों ने, तो उससे 1000 रुपये आते थे। लेकिन 1000 रुपये में सब कुछ करना इम्पॉसिबल है। कुछ भी देखो, हर काम को अगर उसी पे डिपेंड करोगे, उसी 1000 रुपये पर, तो देखो अगर उसी 1000 रुपये के अंदर अगर पूरा फैमिली डिपेंड रहेगा, सब कुछ काम डिपेंड रहेगा, तो क्या वो संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। तो धान भी बेचते थे और वो 1000 रुपये थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैनेज करके और ट्यूशन का फीस दे देते थे। उस टाइम ट्यूशन का फीस था 120 रुपये, तो 120 रुपये किसी तरह से दे देते थे। तो ट्यूशन मास्टर ने जब कहा कि तुम लोग पैसे तो बर्बाद नहीं कर रहे हो, अगले संडे से तुम लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तब उस दिन तो ट्यूशन किसी तरह से कर लिया, लेकिन घर आके मेरे सिर में पूरा टेंशन ही टेंशन भर गया था। हर दिन मैं घर आके किताब रखता और खेलने चला जाता, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मैं आके किताब रखा और 10 मिनट तक बैठ के सोचने लगा कि क्या मैं इतने दिन से क्या कर रहा था। आज जब सर की ये बातें मेरे अंदर लगने लगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, बहुत पछता रहा था मैं उस वक्त कि नहीं, मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो हो गया है उसे तो वापस ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं सुधर सकता हूँ। अगर आज भी सर की बात, उस दिन माँ ने भी बताया ऐसी बातें कि लोग बहुत सारे ताने सुना रहे कि तू कर नहीं पाएगा, तू कुछ करता नहीं है, खेलता रहता है, वो लोगों के बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल देते रहते थे। तो मैंने उस दिन काफ़ी सोचा, 10 मिनट तक तो बैठा, लेकिन पता ही नहीं चला कि 10 मिनट से 2 घंटा कब हो गया। मैं बस सोच रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था, सोच रहा था बस अपने दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है, इतने दिनों से जो कुछ किया नहीं है वो सब कैसे करना है। फिर मैंने सोचा कि हाँ, कुछ तो कर लेंगे। मेरे अंदर वो हौसला थे कि हाँ, मैं खुद के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ कि हाँ, मैं कर लूँगा, अगर मैं चाहूँ तो कर लूँगा। क्योंकि मैं दूसरों के जैसा नहीं था, जो मैं सोचता था वो मैं करके दिखाता था, चाहे वो घर के काम हो या फिर अपना कुछ काम हो या फिर कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ सोचते हैं ना बच्चे कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो ये मैं किसी तरह से वो मैनेज करके खुद को सेटिस्फैक्शन कर लेता था कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं किसी तरह मैनेज करके उसको मैं अपना कर ही लेता था। तो 2 घंटा सोचने के बाद मैंने सोचा ठीक है, आज से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। उस दिन के माँ के बात और आज के सर के बात, इन दोनों ने मुझे अंदर से एकदम हिला के रख दिया था। तो मैं रूम पर 2 घंटा तक बैठे रहा, सोचते रहा। उसके बाद उठकर मैं बाहर निकला। जब मैं बाहर आया और शाम का वक्त था तो हल्का हल्का सूर्य अभी भी दिख रहा था। मैं उधर गया, हमारे उधर पास में नदी है तो नदी तरफ घूमने गया। तो नदी में दोस्त लोग मिल गए, तो उनमें से एक के पास मोबाइल था। वो उस वक्त एक मोटिवेशन की स्पीच सुन रहा था। वो भी 10th क्लास में था, लेकिन उनके घर में थोड़ा सा आर्थिक स्थिति सही था, तो उन लोगों के घर में मोबाइल था। तो उस दिन उसने मोबाइल लेके नदी गया था और उसमें वो मोटिवेशन की स्पीच सुन रहा था। तो मैं भी पास गया और देखने लगा। वो मोटिवेशन ने जो मेरे अंदर जान डाल दी, आज भी मैं उस मोटिवेशन को भूल नहीं सकता। वो मोटिवेशन कुछ ऐसा था,
उस मोटिवेशन ने मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया कि हाँ मुझे करना है तो करना है। वो मोटिवेशन अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा ही था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुमने सोच लिया है तो वो करके दिखाओ। अगर तुमने सोचा है तो वो जरूर कर पाओगे। अगर तुम सच्चे दिल से उस काम को करोगे तो कभी हारोगे नहीं। दोस्तों, मैंने उस वक्त जिस तरह से कमबैक किया था, आप भी कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हो तो आप भी कर सकते हो। अगर मन से नहीं हारे हो तो कर सकते हो। अगर मन से हार गए तो दोस्तों कोई नहीं तुम्हें बचा सकता, कि मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत। तो अगर जो मन में करोगे वो हासिल जरूर होगा, लेकिन सच्ची लगन के साथ करना होगा। तो दोस्त, उस मोटिवेशन ने जो आग जलाई थी, और माँ की उन बातों से और सर की उन बातों से, उसके बाद उस शाम को मैं नदी से घर आया। उसके बाद घर आते ही सीधा मैं दूसरा कुछ काम करता था, जैसे कुछ चीज़ों से खेलना। मैं दूसरे दिन कुछ अलग ही करता था। आगे किसी के साथ गप्पे लड़ा था, कूल्हे में लोगों के साथ बैठता, बातें सुनता, हर किसी की बातें सुनता। जो लोग बात करते हैं फालतू के एक जगह इकट्ठा होकर, वैसे बातें सुनता, या फिर घर के किसी बुजुर्ग के साथ बैठ के कहानियाँ सुनता, लेकिन पढ़ता नहीं था। उस दिन मुझे क्या हुआ, मैं घर आया, कॉपी और पेन लेके बैठ गया। उस वक्त कुछ लाइट भी नहीं थी। डिब्बी होती है ना जो ऑयल से चलती है, तेल से, वो डिब्बी थी। मैंने डिब्बी रखी सामने और पेन और पेपर लेके टाइम का हिसाब करने लगा कि मुझे कितना टाइम से कितना टाइम पढ़ाई को देनी है, कब देनी है, किस सब्जेक्ट को किस समय देनी है। मैं काफ़ी शेड्यूल बनाया, काफ़ी मतलब कि 8-10 पेपर को शेड्यूल बना के फाड़ दिया कि ये कर पाऊंगा। अगर लग रहा था ये नहीं हो पाएगा, फाड़ रहा था। अंत में मैंने डिसीजन कर लिया, अगर ऐसे ही फाड़ता रहूंगा तो मेरा पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा डिसीजन कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा मैं। तो उस समय में आपने जो एग्जैक्टली जिस समय मुझे लगता था कि नहीं कर पाऊंगा, उसी समय उस सब्जेक्ट को रख दिया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि करना है तो है। एक तो मेरा वो समय पसंद नहीं था, दूसरा वो सब्जेक्ट पसंद नहीं था। दोनों को एक साथ मिला दिया और थोड़ा थोड़ा टाइम देने लगा। मैं उस टाइम को डिवाइड कर दिया कि मुझे इतने टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उतने टाइम वो सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने टाइम में स्कूल जाना है, इतने टाइम में स्कूल से आके ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से आके ट्यूशन का जो भी चीज़ें करूँगा मैं उसको रिवाइज करना है। ऐसे मतलब कि ऐसा शेड्यूल बना दिया कि उस शेड्यूल में खेलने का नाम ही नहीं लिखा। 1 घंटा भी नहीं दिया खेलने का टाइम। लेकिन फिर भी मन थोड़ी मानता है। थोड़ा पढ़ते तो थोड़ा घूमने चले जाते, इधर उधर घूम के आ जाते, 2 मिनट घूम के आ जाते, फिर पढ़ने बैठते। ऐसा कुछ दिनों तक चला। उसके बाद अगले हफ्ते सर ने बताया कि संडे को एग्ज़ाम है, ये चैप्टर होने वाली है। तो मैंने उन चैप्टरों को क्लियर कर लिया कि नहीं, अब मुझे शेड्यूल के हिसाब से इन्हें कंप्लीट करना है बस। उस वक्त घर गया। घर जाके मैं बेसिकली हर रोज़ ट्यूशन से आके पहले खेलने चला जाता था, लेकिन इस बार मैं ट्यूशन से आके पढ़ने बैठ गया। जो सर ने चैप्टर बताया वो चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए बैठ गया। पहला चैप्टर शुरू किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन छोड़ा नहीं। 4 बजे ट्यूशन से आया, 6 बजे तक पढ़ाई किया। थोड़ा नदी तरफ घूमने गया, नदी से आया, फिर पढ़ने बैठ गया। बस लिखता गया, पढ़ता गया और लिखता गया, और कुछ काम नहीं। उस वक्त माँ ने नोटिस किया कि ये आखिर कर क्या रहा है। कभी पढ़ने का नाम नहीं लेता था, आज उठने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये बातें सुन के मुझे अपने अंदर थोड़ा बेटर फील लगा कि अगर मैं पहले से पढ़ता तो माँ और ज़्यादा खुश होती। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि अब वो दिन तो चला गया है, तो वो दोबारा आएगा नहीं, तो उसे छोड़ो। अभी जो बचा हुआ है इसको सही से मेंटेन करो। मैंने ठीक वैसा ही शेड्यूल के तरह टास्क करता गया। एग्ज़ाम भी कंप्लीट होते गए। जो लोग बोलते थे कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, एग्ज़ाम में कुछ नंबर नहीं ला पाओगे, जो लोग कहते थे उनके बच्चे फेल हो चुके थे, और मैंने 82% रैंक लेके पास किया था। जिस दिन रिजल्ट आया मैट्रिक का, उस दिन मैं बाहर था। दोस्तों के फ़ोन से जब रिजल्ट मैंने चेक किया, मैंने देखा इतना रिजल्ट आया है। मैं बहुत खुश था अंदर से। बैसाख महीना में रिजल्ट आया था, तो मैं उस दिन बाहर था। बैसाख महीना का जो त्यौहार होता है चैत पर्व, वो भोले बाबा का त्यौहार था। भोगता घुरा जो जिसे कहते हैं ना, भोगता घुरा, वो देखने गए थे बाहर। वहाँ दोस्तों के साथ गए थे, तो दोस्तों के पास फ़ोन था। तो मैंने फ़ोन लिया और हमारे घर के एक
अंकल का लड़का है, वो बड़ा है उम्र में, शादी भी कर लिया था, तो उनके पास मोबाइल था। मैंने दोस्त से कहा, दोस्त उसको फ़ोन लगाओ। उस भैया का नाम अजय है, तो मैंने कहा अजय भैया को फ़ोन लगाओ। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन पे भैया ने उठाया। मैंने कहा माँ को दो, अगर घर पे हो तो। उसने कहा कि मैं घर में ही हूँ, तुम्हारा माँ भी यहीं पे है। माँ को फ़ोन दिया, मैंने बताया माँ मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है और अच्छे नंबर से पास किया है। माँ तो बहुत खुश हुई। तब मैंने बताया कि जो लोग तुम्हें ताना मारते थे उन्हें आप जाके बोलो कि तुम्हारा लड़का अच्छे नंबर से पास होके आया है, और ये भी कहना कि जो तुम लोग ताना मार रहे थे मुझे, उल्टा तुम्हारे लड़के ने ऐसा करके दिखाया। देखो, उल्टा तुम्हारे लड़के ने नंबर नहीं ला पाया, क्योंकि मैंने मेरे रिजल्ट के साथ साथ उन दोस्तों का भी रिजल्ट चेक किया था जिसने ताना मार के रखा था माँ को, जिसने माँ को ताना मार के रखा था। उनके लड़कों का भी रिजल्ट मैंने चेक किया था, तो उनके 33% आए थे किसी तरह से, जो भी बोलते हैं डी ग्रेड में, किसी तरह से पास हुए थे। तब मैंने माँ से ये भी कहा था कि स्पेशली उनके लिए लड्डू लेके जाओ और उन्हें कहो कि अगर उस समय आप लोग ताना नहीं मारते, शायद मेरा लड़का आज ये दिन नहीं ला पाता। मैंने उस वक्त बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया था। माँ ने कहा जल्दी, ठीक है जल्दी से घर आ जाओ। मैंने फ़ोन रखा। ये वक्त था 2019 का, जब हम लोग का रिजल्ट आया। 2019 में हम लोग मैट्रिक दिए थे, बोर्ड परीक्षा जो कि 10th क्लास का होता है, 2019 में दिया था। फिर एक दिन सर के पास गया, सर को लड्डू खिलाया। सर ने अच्छे से हम लोगों को बोला कि आगे की तैयारी बढ़िया से करो, लेकिन यहाँ से सब दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने बोला कि हम लोग साइंस लेके पढ़ेंगे, तुम क्या लोगे? तो मैंने कहा यार मुझे भी मन है साइंस लेके पढ़ने का, लेकिन पता नहीं माँ क्या बोलेगी। तो मैंने कहा कि मैं माँ से पूछ के बताऊंगा कि मैं क्या लेने वाला हूँ, आर्ट्स या साइंस। तो मैं उस दिन ट्यूशन से घर आया। उस दिन ट्यूशन का लास्ट डे था, तो उस दिन ट्यूशन में काफ़ी एंजॉय हुआ था। सर को लड्डू खिलाया, एंजॉय किया, बहुत सारे ऐसे बातें हुए, अच्छे बातें हुए थे कि सर बता रहे थे कि आगे ऐसा करना, ये करना, अगर ये करोगे तो ये होगा, ये ऐसा साइंस लोगे तो ऐसा होगा, आर्ट्स लोगे तो ऐसा होगा, आर्ट्स लेने के बाद आप लोग कहाँ जा सकते हो, साइंस लेने के बाद कहाँ जा सकते हो, ऐसे बातें चल रही थी। तो काफ़ी देर तक रुके थे उस दिन, लगभग 2-2.5 घंटा तक वहाँ पे रुके थे हम लोग। बहुत एंजॉय हुआ, बातें हुई। फिर हम लोग घर आए, तो मैंने माँ से उस रात बात किया कि माँ ऐसा बात है, सब लोग बोल रहे हैं कि साइंस लेंगे, तो मैं क्या करूँगा? तो माँ ने बोला कि देखो साइंस लोगे तो अच्छा है, लेकिन उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त हालांकि ट्यूशन फीस ज़्यादा नहीं था, 300 करके था, लेकिन साइंस लेकर पढ़ने से हर सब्जेक्ट का अलग अलग मास्टर होता है, तो जितना भी सब्जेक्ट होगा उतना शायद ट्यूशन लेना पड़ेगा, ऐसा किसी ने बोला था। तो माँ ने बोला कि इतना पैसा तो हम लोग दे नहीं पाएंगे, कि मंथली 1000-1200 खर्चा आएगा, तो हम लोगों का तो 1000 रुपये आता है मंथली, उसी में से एडजस्ट करके हम लोग सब कुछ करते हैं। और घर के जो धान वगैरह होता है उसमें भी, उससे भी थोड़ा निकलता है, तो घर चल जाता अच्छे से। तो माँ ने बोला कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग इतना सारा, तो आर्ट्स लेके पढ़ो। तो मैंने भी सोचा ठीक है, तो सारे दोस्तों को बता दिया कि नहीं दोस्त, तुम लोग साइंस लेके पढ़ो, मैं आर्ट्स लेके पढ़ूंगा। तो कुछ दिन बाद, लगभग 1 हफ्ता बाद स्कूल से मार्कशीट आया। मार्कशीट आने के बाद हम लोग 11th में एडमिशन लिया चांद्रा कॉलेज पर। 11th का क्लास बस 1 महीना तक किया था। उसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि आगे की लाइफ एकदम से रुक सी गई। मेरे जो सहारा था वो हमेशा के लिए टूट गया, क्योंकि एक टाइम पर पिताजी चले गए, वो तो किसी तरह से हमने संभाल लिया था। माँ ने मुझे ऐसे परवरिश करना शुरू किया था कि मुझे पिताजी की वो कमी अब नहीं सताती थी, क्योंकि माँ से वो कमी पूरी हो जाती थी। माँ, पिताजी और माँ का दोनों का प्यार मुझे पूरी लगन के साथ देते थे। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे पिताजी नहीं है अब, क्योंकि जो भी मुझे चाहिए होती थी, क्योंकि मेरे नीड्स भी ज़्यादा नहीं थे, मुझे जो अच्छा लगता था मैं उस अकॉर्डिंग सोचता कि ये कर पाऊंगा या नहीं। अगर ये हमारे घर के सिचुएशन के अंदर आएगा तो ही मैं सोचता था कि हाँ मुझे ये चाहिए, वरना मैं उस चीज़ को अवॉइड कर देता था कि जो हमारी हैसियत से बड़ा हो, उस चीज़ों को मैं अपने लाइफ में आने नहीं देता था। तो माँ ने भी अच्छे से मुझे परवरिश दिया था, और माँ ने हर वो चीज़ मुझे देने की कोशिश की थी जो मुझे एक्चुअली में ज़रूरत थी। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे पास इस चीज़ की कमी है। माँ ने हर वो कोशिश किया जिससे मैं खुश रहूं। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, क्योंकि दोनों का प्यार माँ से मुझे एकदम परफेक्टली मिलता था। कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन मेरी जिंदगी में अचानक ऐसा समय आया जब भगवान ने मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मेरी लाइफ, मेरी दुनिया, मेरे जो भी गोल थे
वो सब माँ से जुड़े हुए थे, तो भगवान ने उस माँ को ही मुझसे छीन लिया। वो समय था सितंबर 16 2020 का। 2020 में 16 सितंबर को विश्वकर्मा था। उसके बाद वाले दिन 17 सितंबर के दिन माँ ने मुझे और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि मानो मेरी दुनिया पूरी तरह से हिल चुकी है, ना मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना पीछे जा पाऊंगा। मानो उस दिन मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। मेरे मन में ना कोई सवाल थे ना जवाब, बस एक ही पुकार थी, माँ। लेकिन उस दिन मैंने अपनी माँ को भी हमेशा के लिए खो दिया। जब पापा इस दुनिया से गए थे तब मुझे ऐसा दर्द नहीं हुआ था जब उस दिन माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। क्योंकि आपको पता होगा कि माँ हमेशा बच्चों की परछाई बन के रहती है, कभी उन पर आँच नहीं आने देती, कभी तकलीफ नहीं होने देती। आप खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चों को खिलाती है। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा एक प्यार भरा एक कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे स्टोरी का कोई भी पार्ट आप सब मिस ना करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।